जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के प्रोग्राम का वीलॉग का मौजू साफ ज़ाहिर है कि जो आईनी तरमीम इस वक्त चल रही है उस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल और एक तारीख साज वाक़या इसी हवाले से जजेस की तैनाती के हवाले से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के हवाले से एक ऐसा वाक़या कि जिसको सुन के आप बतौर पाकिस्तानी बहुत ही शर्मिंदा महसूस करेंगे। आपको बहुत दुख होगा, बहुत तकलीफ होगी इस चीज़ को जांच के कि पाकिस्तान में किस तरीके से आइन और कानून के अंदर तरामीम की जाती हैं, किस तरीके से ताकतवर, अपने आप को ताकतवर से ताकतवर तरीन बनाने के लिए पाकिस्तान के आइन और कानून का मजाक बनाते हैं, किस तरीके से पाकिस्तानियों की तजलील की जाती है और अपनी मर्जी की कानून साजी की जाती है। ये वाकया जो मैं आपको सुनाने जाऊंगा वो वाकया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के हवाले से असूल क्या होना चाहिए, उस असूल के हवाले से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का और नवाज शरीफ साहब का माजी में क्या मौकफ था, उसी असूल को कायम करके सुप्रीम कोर्ट को अपने शिकंजे में लेने के लिए नवाज शरीफ ने माजी में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के हवाले से क्या किया था और आज उसी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती को लेकर वही असूल जो खुद वजह किया था बिल्कुल उसके बरकस, बिल्कुल उसके उलट एक नया असूल अपने ही कायम करदा असूल के बिल्कुल खिलाफ असूल जो है, क्योंकि उस वक्त कुछ और मकसद हासिल करना था शिकंजा डालने के लिए अदालत के ऊपर, आज वही असूल जो है वो अपने आड़े आ रहा है तो वो असूल ही बदल रहे हैं। वो चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीकाकार ही बदलने को तैयार बैठे हैं। आप जब तफसीलात सुनेंगे तो आपको दुख होगा कि ये है पाकिस्तान, ये है वो कौम जहां पे जंगल का कानून है, जहां जंगल का बादशाह जो चाहे वो करता है, और यही आपको समझ आएगी कि हमारी तबाही और बुनियादी की बर्बादी की बुनियादी तरीन वजह है। अपडेट्स, आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी किया है जो 8 रुकनी अक्सरियती बेंच था मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर। साफ जाहिर है कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिनका तासुब जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पहले दिन से रोजे रोशन की तरह या मुकम्मल तौर पर उन्होंने कोशिश की कि पूरे प्रोसेस को मैनूवर किया जाए, मैनुपुलेट किया जाए फौज की जेर निगरानी, ताकि फौज की यानी कि जनरल आसिम मुनीर की मर्जी का एक सेटअप जो है वो लाया जा सके। वो मुसलसल जारी रहे। जो अपनी मर्जी की सीटें नशिस्तें उन्होंने दी फॉर्म 47 के मुताबिक हारे हुए लोगों को, उसके बावजूद जो लोग जितनी तादाद में जीत के आए उनके मुताबिक, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, गलत नतीजे के मुताबिक, उस तनासुब से भी जो मखसूस नशिस्तें देने पे वो तैयार नहीं, और पीटीआई की पूरी जद्दोजहद और जंग को महदूद कर दिया है कि वो मखसूस नशिस्तें ही मिल जाएं तो खैर है। तो खैर उस हवाले से जो बेंच था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसने एक सख्त ऑर्डर पास किया है आज और क्लियर अल्फाज में वार्न किया है कि जब कह दिया कि ये लोग जो जीत के आए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स से, और इनको इनके तनासुब से नशिस्तें देना आइन और कानून का फरीजा है और इस पे अमल दरामद न करने के संगीन नताइज जो हैं वो होंगे। तो इस हवाले से साफ जाहिर है कि हुकूमती बददियानती जो इस मामले में चल रही थी उसमें थोड़ा सा सेटबैक हुआ है, लेकिन ओवरऑल मैं आपको सिर्फ ये अर्ज करूंगा तारीख साज वाकये की तरफ आने से पहले कि मेरी अंडरस्टैंडिंग में अब भी हुकूमत का अपर हैंड है, क्योंकि फौज की जो हाफिज जनरल आसिम मुनीर की जो शरीफ फैमिली के साथ गठजोड़ है वो इतना मजबूत है और वो ताकत के इस्तेमाल इतना अया नजर आ रहा है कि साफ ज़ाहिर है वो इसी तरफ जाएगा। जो खबरें मीडिया में चली उसके बरकस मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिनकी मैं दिल से इज्जत करता हूं, लेकिन इस हवाले से खबर की बात जो है बड़ा मोहतात होकर खबर देनी पड़ती है सियासी हवालों से। मैं सियासी हवालों से खबर, एक्सक्लूसिव खबर नहीं दिया करता, मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, कभी मैं कोशिश भी करूं तो कोई उसके अच्छे नताइज बरामद नहीं होते हैं, तो मैं नहीं करता। लेकिन बहरहाल जो मेरी लोगों से बात करके मुख्तलिफ हवालों से जो कोशिश बनी है, मौलाना फजलुर रहमान जो है वो आईनी तरमीम को पूरी तरह से सपोर्ट करें। मुझे यही इतलात जो मिली हैं, जो मुझे बताया गया है वो यही है कि वो भरपूर मुखालफत करेंगे आईनी तरमीम की मुख्तलिफ हवालों से, लेकिन जो बुनियादी मकसद है, देखिए कंफ्यूज ना किया करें, हमारे सुनने वाले भी, हमारे दोस्त भी बात चीजों को कंफ्यूज कर देते हैं। सारी बात का मकसद सिर्फ एक है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं उनको फिलहाल यानी कि अब, यानी कि अक्टूबर के महीने की 25 तारीख को चीफ जस्टिस ना बनने दिया जाए।
बाकी सारी फ्रोई बातें हैं, आप बाकी बातों में उलझ जाते हैं, बुनियाद को समझा करें, मकसद क्या है उसको वो इस तरीके से कान पकड़े, इस तरीके से कान पकड़े, मकसद उन्होंने ये हासिल करना है कि कहीं एक इंडिपेंडेंट शख्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बन जाए। इस हवाले से जो भी तरमीम आएगी मौलाना फजल रहमान की जमात उसको दोनों हाउसेज में सपोर्ट करेगी। ये इत्तलात फिल वक्त हैं, वो कभी कहेंगे कि ये चीज गलत हो रही है, ये हो रही है, हम इसको ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, लेकिन जो इस मकसद के लिए चीज होगी उसको वो सपोर्ट करेंगे। ये इत्तलात है। आगे क्या होता है वो वक्त की बात है, हम भी इधर आप भी इधर तजिया करेंगे। मैंने आपको बताया कि इस हवाले से जो सियासी खबरें होती हैं उसमें जो ख्यालात, ज़हन, सोच तब्दील होता रहता है। लोग एक तरफ फैसला करते हैं, बाद औक़ात मफादात होते हैं, बाद औक़ात इंक्लिनेशन, अपनी नज़रियात से भी डिफरेंस की बात होती है। लेकिन बहरहाल मेरी इत्तलात इस वक्त तक यही है। होता क्या है वो आगे देखते हैं। एक मैदान, एक अखाड़ा जो है वो सज चुका है और मियाँ नवाज शरीफ अखाड़े के बहरहाल अच्छे खिलाड़ी हैं, जिंदा मुश्ती के अच्छे खिलाड़ी हैं। पीटीआई वालों को चाहे मेरी बात बुरी लगे, लेकिन ये हकीकत है। नाजरीन, ये कहानी शुरू होती है सन 1994 से, जस्टिस नसीम हसन शाह पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से। ये छोटे कद के इनकी एक जो पहचान थी जाहिरी तौर पे बहुत नुमाया हो जाते थे इस वजह से। ये उन लोगों में शामिल थे, उन जजेस में शामिल थे जिन्होंने जनाब पाकिस्तान के पहले जो मुंतखब जमहूरी वज़ीर आज़म थे जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फांसी के फैसले की तौसीह की थी। ये उन लोगों में शामिल थे जिनको इस्तेमाल किया गया उस वक्त के फौजी हुक्मरानों की तरफ से मुल्क के जमहूरी एक लीडर को सजाए मौत देने के लिए। ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे। साल ये 1994 था। इनकी तैनाती एक साल पहले 1993 में हुई थी नसीम हसन शाह साहब की। रिवायत यही थी कि सीनियर मोस्ट जज जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनता है। एक विजनरी खातून, एक विजनरी लीडर बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी 1993 में। 1994 में जो है वो इनकी रिटायरमेंट का टाइम आ पहुंचा जस्टिस नसीम हसन शाह का। तो जो सीनियर मोस्ट जज थे सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त, उनका नाम था जस्टिस अजमल मियां, जिन्होंने साफ ज़ाहिर है चीफ जस्टिस बनना था। दूसरे नंबर पे उस वक्त सीनियरिटी पे, ये मैं कोशिश करके आपको इमेजेस या पिक्चर्स भी दिखाता हूं जजेस की, जस्टिस साद सऊद जान थे। तीसरे नंबर पे जस्टिस अब्दुल कबीर चौधरी थे। ये अब्दुल कबीर चौधरी जो हैं ये भी बलोचिस्तान से थे, और जो पहले नंबर पे नाम लिया जस्टिस अजमल मियां, ये भी बलोचिस्तान से थे। मैं नहीं जानता मियां या चौधरी, बहरहाल ये पंजाबी होते हैं। ये एक साइड पे एक जुमला कह के मैं आगे बढ़ता हूँ कि ये पंजाबी अमूमन जो है वो बलोचिस्तान का डोमिसाइल इसलिए लेते हैं कि उनकी नशिस्तें जो कोई एक सूबा अलहदा यूनिट होने की वजह से बनती हैं, उसके ऊपर अपना हक सदत लिया जाए। इस बात का बिल्कुल जस्टिस अजमल मियां और जस्टिस अब्दुल कबीर चौधरी से ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सिर्फ वैसे, चूंकि वो ज़ात मेरे जहन में आ गई तो मैंने फिक्रा आपके सामने रखा। ये हमारी बदकिस्मतियों की तारीख की है। इसके बाद भी एक और चौधरी भी चीफ जस्टिस बने थे, वो भी बलूचिस्तान से ही थे बाय द वे, करता उनका तल्लुक जो है वो फैसलाबाद से था। बहरहाल तो ये उस वक्त सीनियरिटी की पोजीशन थी 1994 में कि नंबर 1 पे जस्टिस अजमल मियां, नंबर 2 पे जस्टिस साद सऊद जान, और नंबर 3 पे जस्टिस अब्दुल कबीर चौधरी थे, और चौथे नंबर पे जस्टिस सैयद सज्जाद अली शाह थे जो सिंध से थे। जस्टिस सज्जाद अली शाह जो थे वो चौथे नंबर पे थे। बेनजीर भुट्टो का ये ख्याल था या ये कहना था कि सीनियर मोस्ट जो जज है उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, ये लाजमी शर्त नहीं होनी चाहिए। जो भी शख्स बेहतर हो, जिसको भी जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ द कंट्री है वो समझे, या पार्लियामेंट जो है जो साहिब इख्तियार है वो जो बेहतर समझे, मुख्तलिफ हवालों से, मुख्तलिफ पहलुओं से वो उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाए। तो उन्होंने तमाम रवायात को तोड़ते हुए जनाब जस्टिस सैयद सज्जाद अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर कर दिया, और जो टॉप के 3 जज थे उनको चीफ जस्टिस बनने के मौके से महरूम कर दिया। सज्जाद अली शाह चीफ जस्टिस बन गए। ये 1994 की बात है। 94 आया, 95 आया, 96 आया। 96 के अंदर उस वक्त के जो सदर थे फारूक अहमद खान लगारी, उन्होंने साफजर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को बर्खास्त किया, चलता किया, और उसके बाद एक निगरान सेटअप जो है वो लाया गया, और उसके बाद इलेक्शन हुए, और फरवरी 1997 में होने वाले इलेक्शन के नतीजे में नवाज शरीफ जो है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो पहली मरतबा अक्सरियती पार्टी के तौर पे सामने आई। आप सोच रहे होंगे उससे पहले भी वज़ीर आज़म बने थे, उस वक्त वो
IGI जो ISI का एक प्रोजेक्ट था उसके तहत बने थे। ये पहला मौका था कि उनको असम्बलियों में मेजॉरिटी मिली और वो पाकिस्तान के दूसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जैसा मैंने कहा, वो हर वक्त कुश्ती की हालत में रहने को जो है वो प्रायोरिटाइज करते थे, अहमियत देते थे, और ये उनका अहम तरीन एक पहलू था उनकी ज़ात का। हर चीज़ के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल करके रखना, ये उन्होंने शायद जो जो लोग उनको सियासत में लाए थे, जनरल जलानी या जनरल ज़ियाउल हक, जो उनके मतलब मुर्शद थे या उनको लाने वाले थे सियासत में, ये लोगों से उन्होंने शायद ये चीज़ सीखी थी। उनकी शख्सियत का ये पहलू था कि हर चीज़ जो है वो पाँव के नीचे हो, उसमें वो चाहे पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंटेरियन हो, कोई कानून साजी करनी हो, या वो सुप्रीम कोर्ट यानी कि अदलिया का अदारा हो, उनकी ये ख्वाहिश होती थी मियाँ नवाज शरीफ साहब की कि ये सब कुछ जो है ये पाँव के नीचे रहे। हुआ क्या? हुआ ये कि उस वक्त के जो सदर थे फरूक लगारी, जो सफदर है, अगरचा बेनजीर के खिलाफ हो गए थे, लेकिन लायक तो उनको पीपल्स पार्टी थी, उनसे भी नवाज शरीफ साहब के इख्तलाफात हुए। सबसे अहम इख्तलाफात जो हैं उस वक्त भी, बहुत दिलचस्प बात यहाँ से शुरू हो रही है कि जजेस की तैनाती के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से भी एक तनाज़ा जो है वो हुकूमत का उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के साथ चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में इजाफा चाहती थी उस वक्त, लेकिन सुप्रीम जो हुकूमत है ये नहीं चाहती थी कि तादाद में इजाफा हो। इसी तरह के मामले को लेकर आखिरकार उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी किया उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म को। अब ये तो तौहीन थी, वाज़े तौर पे तौहीने आप कह लें कि शरीफा थी, और इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। ये महीना आ गया नवंबर का, नवंबर 1997 का, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनों ने, जब नवाज शरीफ के कारकुनों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत के ऊपर हमला कर दिया, धावा बोल दिया, जजेस को भाग के अपने चैम्बर्स में जाके अपनी जान बचानी पड़ी। और फिर एक सिलसिला शुरू हुआ जिसको लीड किया एक साहब जो कि जज थे, उस वक्त रिटायर्ड जज थे, जस्टिस रफीक तारड़। उनके जरिए मुख्तलिफ जजेस के अंदर तोड़ फोड़ का एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और इस प्रोसेस के जरिए एक मामला हुआ, एक केस लगा। और वो केस क्या था, उस केस को बताने से पहले आपको थोड़ा सा एक लम्हे के लिए मुझे फिर से पीछे लेके जाना पड़ेगा कि 1996 के अंदर ही एक हाई कोर्ट में जब चीफ जस्टिस की तैनाती का मामला आया और वहां पे सीनियरिटी के प्रिंसिपल को ख्याल नहीं रखा गया, तो हाई कोर्ट के हवाले से, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से एक मामला जो है, या हाई कोर्ट से जजेस सुप्रीम कोर्ट में भी आते हैं, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से एक मामला जो है वो आया, एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया, और एक केस लगा जिसको अल जहाद ट्रस्ट का केस कहा गया। उस केस के अंदर ये असूल जो है वो मुतय्यन किया गया कि हाई कोर्ट के अंदर जो भी सीनियर मोस्ट जज होता है, बहरहाल उसकी एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी होती है। आप यूं कह लें कि वो एक जवाज उसके जहन में जो है वो जायज जवाज उसके जहन में होता है कि चूंकि वो सीनियर मोस्ट है तो वो चीफ जस्टिस बनेगा। तो इस सीनियरिटी के प्रिंसिपल का हर हालत में ख्याल रखा जाना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज अगर वो अहल नहीं है तो अहल नहीं है तो फिर तो नाअहल है। तो नाअहल शख्स को जज के ओहदे से, अदालत से निकालने का बाकायदा तरीका भी आईन ही बताता है कि अगर कोई शख्स नाअहल है फिर तो उसको होने ही नहीं चाहिए, फिर तो जज को निकालने का जो तरीकाकार है। क्योंकि देखिए, आपको लोग बेवकूफ बनाते हैं। नाज़रीन, मैं आपको एक अर्ज करूं कि बड़ी सादा सी बात है कि ये चीफ जस्टिस का ओहदा फिलहाल अभी तो एक जो इख्तियार था बेंचेस बनाने का वो भी डाइल्यूट हो गया पिछले कुछ अरसे में। तो जज के तौर, एक चीफ जस्टिस एक जज ही होता है, उसका वोट एक जज के तौर पे ही होता है। बुनियादी तौर पे सिर्फ चीफ जस्टिस के तौर पे बहुत ही सेरिमोनियल से मामला रह गए हैं। तो अगर कोई शख्स इस अहल नहीं है कि उसको चीफ जस्टिस बनाया जाए तो फिर तो वो जज रहने का भी ख्याल नहीं है, क्योंकि बुनियादी तौर पे तो वो जज है। ये सादा सी बात है, इस पर अगर आप गौर करें कि चीफ जस्टिस के पास कोई स्पेशल पावर्स तो अब उस तरह से है ही नहीं है। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मामला जरूर उसने चलाने होते हैं, जो कि एक जज के लिए बिल्कुल भी कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव मामूली मामला नहीं चला सकता तो वो जजेस के मामला कैसे देख सकता है? तो फिर ऐसे शख्स को आइन कहता है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के जरिए एक तरीकाकार फॉलो करके बाहर निकाल दिया जाए। एक सादा सी बात है ना। तो अल जहाद ट्रस्ट के अंदर नाज़रीन हाई कोर्ट के हवाले से ये तय कर दिया गया
कि जो सीनियर मोस्ट होगा उसी को ही चीफ जस्टिस बनाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कोई बात नहीं की गई थी। अब बात आ गई दोबारा से 1997 में कि नवाज शरीफ साहब को नाउजुबिल्ला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी हो गया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करके ऐसी की तैसी फेर दी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग की, आइन के तकद्दुस की, अदलिया के तकद्दुस की। और उसके बाद एक पूरी जो है ना वो एक जंग शुरू कर दी गई। उस वक्त चूंकि नवाज शरीफ साहब चंद माह पहले ही प्राइम मिनिस्टर बने थे, बेनजीर को एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला था, एस्टेब्लिशमेंट से भी अच्छे ताल्लुकात थे, तो एस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त इस मामले के अंदर सामने आके अपना रोल उस तरीके से प्ले नहीं किया। जजेस तनहा अपनी जंग लड़ रहे थे और तकसीम हो गए, सफदर हुकूमती पावर ने उसको तकसीम किया और उस तकसीम के नतीजे में एक मेजॉरिटी जो है वो एक बेंच बना। उन्होंने 2 दिसंबर 1997 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सैयद सज्जाद अली शाह को काम करने से रोक दिया, इस बुनियाद के ऊपर कि जो तैनाती उनकी 1994 में बेनजीर भुट्टो ने की थी वो दुरुस्त तैनाती ना थी। ये डिक्लेयर किया इस बेंच ने और कहा कि अब हम इसको सुनेंगे। फिर ये केस बकायदा सुप्रीम कोर्ट में सुना गया। सज्जाद अली शाह ने इसके अंदर अपना मौकफ अपने वकील के जरिए पेश किया, अब्दुल हफीज पीरजादा के जरिए। और ये इस केस में जो एम एस कुराई थे वो शरीफुद्दीन पीरजादा थे, नवाज शरीफ की हुकूमत के स्टैंड को एक तरह से वो वहां पे वो पेश कर रहे थे। और इसका तकरीबन तीसरे हफ्ते में जो है दिसंबर के 1997 के दिसंबर पे, जिस साल में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने हैं, इस केस का फैसला आता है और इसमें डिक्लेयर किया जाता है और ये डिक्लेयर करवाया जाता है। आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी जस्टिस रफीक तावड़ के इस्तेमाल की। वो डिक्लेयर जो करवाया गया था वो यही था कि जो अल जहाद, इस केस को जो सुन रही थी सुप्रीम कोर्ट, इसको मलक असद केस कहते हैं। तो मलक असद केस में जो कहा गया कि जो अल जहाद ट्रस्ट में एक प्रिंसिपल डिफाइन कर दिया गया था, सीनियरिटी का जो असूल वदा कर दिया गया था कि जो सीनियर मोस्ट है उसकी एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी होती है। तो नवाज शरीफ साहब ने ये नारा मारा उस वक्त कि जो बेनजीर भुट्टो का असूल था कि जो सीनियर लोगों में से जो बेहतर महसूस हो, जो अच्छा लगे, उसको चीफ जस्टिस बना दिया जाए, वो असूल गलत था। और जो अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान असूलों की बुनियाद के ऊपर बनना है पाकिस्तान के अंदर तो वो सीनियर मोस्ट ही बनेगा, क्योंकि ये चीज नवाज शरीफ साहब की फेवर में जा रही थी। क्योंकि ये बात नवाज शरीफ के सियासी बयानिए को, नवाज शरीफ की सियासत को, चाहे आप उसको मुफाद परस्ती की सियासत कह लें, चाहे आप जोन सी भी सियासत कह लें, उसके हक में जा रही थी। तो उन्होंने ये असूल मुजम्मम तौर पर कौम के सामने वादे कर दिया कि आइंदा के बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो सीनियर मोस्ट जज ही बनेगा। क्योंकि वादे तौर पे इसमें कोई दूसरी राय इसलिए नहीं हो सकती थी कि अगर वो अहल नहीं है चीफ जस्टिस बनने के, चीफ जस्टिस के, ये बात देखें, मैं सीनियरिटी के असूल का कायल बाकी इदारों में बिल्कुल भी नहीं। जो भी बेहतर बंदा हो वो आगे आना चाहिए। जजेस जो होते हैं वो 40, 50, 60 जजेस नहीं होते। वो कोर्ट कमांडरों की तरह 2-3 दर्जन उस तरह वाले मामला नहीं है। वो ब्यूरोक्रेट्स की तरह बीसियों या सैकड़ों नहीं होते कि जो बेहतरीन आपको लगे उसी को ही आप लाएं, जो रेलिवेंट लगे। जजेस का मामला बहुत ही मुख्तसर से जजेस होते हैं, 11, 12, 13, 14, 15 जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 12-13 जजेस से ज्यादा जजेस की जरूरत ही नहीं होती। ऑलरेडी हमारे पास ज्यादा जजेस हैं। जो पेंडेंसी ऑफ केसेस का इशू है इसके ऊपर लोग गलत गाइड करते हैं, उसकी डिफरेंट वजूहात हैं, ओवरऑल सिस्टम के अंदर फ्लॉज हैं, जिसकी वजह से वो पेंडेंसी पैदा होती है और बरकरार रहती है। सुप्रीम कोर्ट का मजाक बनाने वाली बात है अगर आप 13-14 से ज्यादा जजेस रखते हैं। ऑलरेडी 17 जजेस हैं जो बहुत ज्यादा हैं, साफ जाहिर है। तो अब इस चीज को देखें कि इस मामले को लेकर उस वक्त भी 1997 के अंदर भी जो बात चल रही थी कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा जा रहा था कि जी हमारे पास उस वक्त चंद शोबे जो ऐसे होते हैं कि बाद औक़ात आपको क्रिमिनल साइड के ऊपर जजेस की जरूरत है, कॉर्पोरेट साइड के ऊपर, टैक्सेशन के मामला के ऊपर जरूरत है, हर तरह के हवाले से जजेस की जरूरत हो सकती है। उस जरूरत को पूरा करने के लिए या ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट का जो भी उस वक्त मौक़िफ़ था, उन्होंने जजेस की तादाद में बढ़ाने को कहा। नवाज शरीफ ने उसको जिद और अना का मसला बनाया और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले तक बात को लेके गए। तो नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल थी कि अब जो प्रिंसिपल असूल जो वदा करवा दिया नवाज शरीफ साहब ने, वो तो ये कर दिया कि जो चीफ जस्टिस होगा वो तो सीनियर मोस्ट बनेगा, उसके अलावा कोई भी शख्स जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सकता। ये बात जब सुप्रीम कोर्ट ने मलक असद केस के अंदर डिक्लेयर कर दी तो उसके बाद जो भी आइन में तरमीम हुई, आइन में उस तरमीम के अंदर भी ये वाला प्रिंसिपल डाल दिया गया और उस वक्त से लेके आइन के अंदर ये वादे लिखा हुआ है कि जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा उसी को सदर पाकिस्तान जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेट कर देंगे। अगेन मैं रिपीट कर दूं इस बात को, मैं जानबूझ के प्रेस कर रहा हूं इस नुक्ते को, कि जब भी आपके पास
सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़े सिलेक्टेड नंबर ऑफ जजेस होते हैं। आप उन जजेस को सबके सबका बेमिसाल होना जरूरी है, उनका जबरदस्त, उनका अकली तौर पे, शऊरी तौर पे, जहनी तौर पे, हर हवाले, क्योंकि उनके एक फैसले से कोई शख्स सजाए मौत के फंदे पे लटक जाता है, उनके एक फैसले की वजह से कोई शख्स अपनी पूरी जिंदगी जेल के अंदर गुजार सकता है। अगर उनके अंदर ये वो ब्यूरोक्रेट्स वाली बात नहीं है कि जो कंपिटेंट होगा, जो मुतलका जो जरूरत है उसके हवाले से पूरा होगा, ये जो आपको मतलब बड़े बड़े फिलोसफर आजकल बड़ी बड़ी चीजें बता रहे हैं, रीजन बता रहे हैं, ये वो वाला मामला नहीं होता, जर्नेलों वाला, ब्यूरोक्रेट्स वाला, बाकी शोबों वाला। ये 12-13 चुने हुए लोग होते हैं जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं। तो इसके अंदर बहरहाल पार्लियामेंट जो भी सोचे वो बेहतरीन है, लेकिन कब सोचे, क्या पर्सन स्पेसिफिक मामलात के ऊपर या बदयानती के ऊपर, मफाद परस्ती के हवाले से नहीं। तो यकीनी तौर पे आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि ये वो वाली बात बिल्कुल नहीं है कि जो अहल तरीन हो ऊपर में से उसमें से लगे। इसके अंदर सबका अहल तरीन होना बुनियादी तरीन जरूरत है अदलिया के अदारे की। तो उस वक्त ये प्रिंसिपल जो है नवाज शरीफ साहब ने 1997 में अपने मकसद के लिए, जो उनके उस वक्त के मफादात, इंटरेस्ट थे, उनको सर्व करने के लिए ये होल्ड करवाया पाकिस्तान के अंदर। ये बहुत सारे साफी गवाह हैं, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस वक्त सारी इन चीजों ने देखा। हमारे जैसे जो चंद पुराने लोग हैं वो आपको ये बातें याद कराते रहेंगे, और जो लोग याद नहीं करवाते, अफसोस है, उनको बताना चाहिए कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने ये प्रिंसिपल करवाया कि द सीनियर मोस्ट जो है ना वही चीफ जस्टिस होना चाहिए और कोई बन ही नहीं सकता। और अल्टीमेटली वक्त जो है वो गुजरता गया, और साफ ज़ाहिर है कि मफाद परस्ती की सियासत में कभी लड़ाई भी हुई, झगड़े भी हुए अदारों से, और फिर दोबारा इक़्तिदार की डीलें भी हुई। आज का दिन आप पहुंचा नाजरीन, और आज वो वक्त आप पहुंचा कि एक तरफ तो ये सूरत हाल है कि असेंबली के अंदर जो लोग मुंतखब होके आए हैं वो इलेक्शन जीत नहीं सके, वो इलेक्शन हार गए। फौज ने हमेशा इलेक्शन में इंटरवेंशन की, हमेशा की। मैं हमेशा से कहता हूँ, मैं अपनी दलील को कायम करने के लिए कोई मादी के वाकयात के अंदर कांट छांट नहीं करता। फौज ने हमेशा मुदाखलत की, इस मरतबा मुदाखलत नहीं की 2024 में। यही तो प्रॉब्लम है, जब इलेक्शन जब प्रोसेस मुकम्मल हो गया तो कहते हैं नहीं 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 आ जीते हैं। वो इस तरह नहीं होता ना। अब पूरा रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है कि फलां 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 हार गया, उसके ऊपर काटा लगा के वोट ज्यादा लिख के दूसरों को जितवा दिया गया। अब इस तरह का इलेक्शन है। अब मसला ये है कि वो किसी भी तौर पे अपनी बालादस्ती कायम रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट पे कंट्रोल रखना चाहते हैं। अब उनकी ख्वाहिश है कि जजेस भी ज्यादा, नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है हमेशा की तरह धींगा मुश्ती की सियासत, 1990 की दिहाई की सियासत, कि मेरा दावा उठते हो, वो जर्नल भी अपनी मर्जी के हों, ब्यूरोक्रेट्स भी सारे एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट जो है ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी अपने हों, साफी भी सारे एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट वो भी अपने हों, और जज भी जो है मेरी मुट्ठी के अंदर हो। ये नवाज शरीफ साहब की सियासत का एक बुनियादी वन लाइनर फलसफा है, और यही आगे उनकी जो नस्ल वो लेके चलेगी। इसीलिए ये सारा कुछ आपके सामने हो रहा है। तो अब नवाज शरीफ का मफाद, 1990 की दहाई वाला मफाद और 2020 की दहाई वाला जो मफाद है, 2020 वाला मफाद जो है वो ये है कि सीनियर मोस्ट जो है, जो असूल पहले हमने जिसका नारा लगाया था, जब हम जाग पंजाबी जाग तेरी पगनू लग गया दाग का नारा लगाते थे, अब हमने जब जरूरत पड़ी है तो अब हम कहते हैं कि सीनियर मोस्ट तो चीफ जस्टिस नहीं बन सकता। अब चूंकि जस्टिस मंसूर अली शाह एक इंडिपेंडेंट जज के तौर पे, उस जज के तौर पे जिसने नून लीग को 20 मरतबा रिलीफ दिया, लेकिन दूजिया भी रिलीफ देंदा है, ये दूसरों को भी आइन और कानून के मुताबिक जो है ये बात करने वाला जज है, ऐसा जज कभी भी काबिल कबूल नहीं हो सकता। मैं आपको एक बात बताऊं, एक चीज छोटा सा मैं इस पूरे तरीकी वाक्य के अंदर मैं भूल गया कि जिस वक्त ये 1997 में दिसंबर के अंदर ये मामला शुरू हुआ ना, तो जस्टिस अजमल मियां जो सीनियर मोस्ट जज थे उस वक्त जब ये मामला शुरू हुआ, तो जस्टिस अजमल मियां ने, जब ये जजेस का ग्रुप बना, तो अजमल मियां ने कहा कि मैं इस बेंच में शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि अगर ये बात, ये असूल जिसके ऊपर बात हो रही है, ये वजह हो गया तो ये मैं बेनिफिट कर जाऊंगा इस बात से ना, कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाऊंगा, तो मेरा चूंकि ये खिलाफ। तो उनके बाद नंबर था जस्टिस सईदुज्जमा सदीकी का। जस्टिस सईदुज्जमा सदीकी ने जो कराची से थे, उन्होंने उस बेंच को, 10 रुकनी बेंच को हेड किया, जिसने पहले जस्टिस सज्जाद अली शाह को काम करने से हटाया, और बाद में ये सीनियरिटी का प्रिंसिपल, यानी कि मलक असद केस में अल जहाद ट्रस्ट केस का प्रिंसिपल अपना लिया कि सीनियर मोस्ट ही होगा। अब ये जस्टिस सईदुज्जमा सदीकी जो है ये दूसरे नंबर पे सीनियर थे। जस्टिस अजमल मियां जो है, इन्होंने रिटायर होना था जाके जून 1999 में, 97 में मामला चल रहा है, आगे 1998 और फिर 1999, जून 1999 की शायद 5 तारीख को रिटायर होना था जस्टिस अजमल मियां ने, और उसके बाद जस्टिस सईदुज्जमा सदीकी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। यूं ही हुआ, वो रिटायर हुए और जस्टिस सईदुज्जमा सदीकी
जो दूसरे सीनियर जजेस थे वो रिटायर हो गए। मीनवाइल जो जस्टिस साद सऊद जान थे और जस्टिस अब्दुल कबीर चौधरी थे, ये रिटायर हो गए। तो 1999 में जस्टिस सैयदुज्जमा सदीकी सीनियर मोस्ट जज थे, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। सिर्फ चंद माह के बाद ही जून में उनके चीफ जस्टिस बने, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 12 अक्टूबर 1999 को जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ लग गया। और 2 महीने मजीद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जब जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है मुशर्रफ का आया, तो उसकी वजह से उन्होंने जो उसके तहत हलफ लेने से इनकार कर दिया, अपने असूल के ऊपर डट गए। वो 6 जजेस थे, जिसके अंदर जस्टिस सैयदुज्जमा सदीकी सबसे सीनियर थे, उन्होंने अपनी चीफ जस्टिस को कुर्बान कर दिया उस असूल की खातर। वो पहले भी उस मामले के ऊपर स्टैंड लिया और बाद में वो हलफ लेने से भी इनकार कर दिया। तो नवाज शरीफ जो है वो नारे लगाया करते थे कि जस्टिस सैयदुज्जमा सदीकी उन जजों में से हैं। यही वो बातें थी जिनकी वजह से मेरे जैसे चंद और लोग भी बेवकूफ बन गए कि जी ये सोने में तोले जाने के काबिल हैं। और जब 2008 में इलेक्शन हुए, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की दिसंबर 2007 में शहादत के बाद जब 2008 में इलेक्शन हुए, तो जब सदारती मुशर्रफ के रिजाइन 17 अगस्त 2008 को जब मुशर्रफ इस्तीफा देके चले गए, तो पीपल्स पार्टी की तरफ से आसिफ अली जरदारी साहब का नाम आया। ये नाम कैसे आया, इस हवाले से भी एक व्लॉग में आपको बड़ी दिलचस्प बातें कुछ ज़हन में है वो शेयर करूंगा। लेकिन नाम आया तो दूसरी तरफ से नून लीग को पता था कि उनका बंदा तो नहीं जीतेगा, सिर्फ एक कार्रवाई डालनी थी, तो सिर्फ वो अपनी पुरानी बातों को वो करने के लिए सैयदुज्जमा सदीकी साहब का नाम दे दिया गया ना मुकाबले के लिए। वो बेचारे कैंपेन भी चलाते रहे और कायल भी करते रहे लोगों को, लेकिन साफ ज़रा अक्सरियत दूसरी बंदे की थी और वो जीत गए। आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान बन गए। अब 2013 के इलेक्शन में पीएमएलएन को वाज़ेह अक्सरियत मिल गई ना, अब ये वक्त था। जी मैं जानबूझ के वाकया जोड़ रहा हूं अपनी गुफ्तगू के साथ ताकि मैं कंक्लूड कर सकूं बात को, कि अब मौका था, कि अब पता था कि अब जो है अब नून लीग का मुकर्रर करदा बंदा जो है वो सदर पाकिस्तान बनेगा। तो मियां साहब को पता था कि मुलाजम रखने हैं। मैं हमेशा ये बात आपको अर्ज किया करता हूं, जस्टिस सैयदुज्जमा सदीकी ने जो भी किया, जो भी असूली स्टैंड लिया, जो भी मुशर्रफ के सामने खड़े हुए, ठीक है ना, वो जो भी था, तो वो मतलब है उस बंदे को अब सदर बना लेंगे तो वो तो मेरे खाते पड़ जाएगा, वो तो मेरे हुक्म आंखें बंद करके नहीं मानेगा, वो तो असर्ट करेगा, वो तो ऑनेस्टी का मुजाहरा करेगा। तो उस जैसे बंदे की, सैयदुज्जमा सदीकी जैसे बंदे की तजलील की उन्होंने 2008 में, और जब 2013 में मौका आया तो उनको उन्होंने सदर के ओहदे के लिए नामजद नहीं किया। तो नाज़रीन अब मौका वो आ गया कि अब जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी उनकी है। कोई भी अगर तब्दीली आनी भी है तो इस तैनाती के मौके पर लाना साफ ज़रा पर्सनल स्पेसिफिक तब्दीली आएगी। दुनिया की हर जुरिस्प्रूडेंस, दुनिया की हर लेजिस्लेटर जो है इस चीज को मुनाफिकाना बददियानताना अमल कहेगी अगर इस मौके के ऊपर कोई भी तब्दीली या तरमीम लाने की कोशिश की जाए। हाँ, जब वो बन जाए चीफ जस्टिस, उस वक्त अगर कोई ऐसी चीज है तो वो पार्लियामेंट के अंदर बकायदा डिबेट के बाद, बकायदा डिस्कशन के बाद, जमहूरियत का हुस्न जो है वो इख्तिलाफ राय और डिबेट होता है, उसके बाद कोई फैसला करे, ना कि उस तरीके से जिस तरीके से हमारे यहाँ पार्लियामेंट में तरमीम और कवानीन को मंजूर करवाया जाता है। इस मौजूद पर बड़ी तफसील से बात करने की जरूरत है, बिल्कुल करेंगे। लेकिन जो ये वाला अब है, अब नवाज शरीफ साहब की पूरी जंग इस बात के ऊपर है कि वो जो मेरा 97 वाला असूल था वो जाए भाड़ में। अब मुझे जरूरत है कि टॉप मोस्ट जो इस जज है वो चीफ जस्टिस ना किस तरीके से बन जाए, पूरा निजाम हिल ना जाए, मेरे जो कारोबार पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर चल रहे हैं उसमें प्रॉब्लम ना आए। जो एक नेक्सस कायम हो चुका है, नाजरीन याद रखिएगा, जस्टिस जनरल आसम मुनीर का और शरीफ फैमिली का, ये बहुत खतरनाक है। ये पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देगा क्योंकि दोनों का माइंड सेट अब एक हो चुका है। हम जैसे लोग नवाज शरीफ को इसलिए एक जमहूरी इंसान के तौर पे हम इसलिए उसको एकदम तो सियासतदान हम हमेशा किसी भी बंदे को सपोर्ट करते हैं। मेरे जैसे लोग इसलिए किसी मुश्किल वक्त में उनके लिए कुछ अच्छे अल्फाज कह देते थे कि वो फौज के बारे में, फौज के खिलाफ बात करने की बात नहीं होती है। बाद लोग सिर्फ अपने जिद और तासुब की वजह से इस तरह के फिक्रे गढ़ते हैं। बात होती है आइन और कानून की हुक्मरानी की, फौज की सियासत में मुदाखलत की, हौसला शिकनी करने की। तो मेरे जैसे लोग तो इसलिए मियां साहब को कभी किसी चीज में बेहतर कह लेते थे कि वक्त के साथ पता लगा कि वो सब कुछ भी उनकी मफाद परस्ती थी, उनका अपने कारोबारों को फरोग देना था। ये असूल जो हमने समझा उसको समझने में वक्त लगा कि जो शख्स भी पाकिस्तान के अंदर सियासत करे और अपनी कारोबारें और जायदादें और जो एम्पायर्स हैं पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक में बनाए, वो पाकिस्तान के साथ मुखलस कभी नहीं हो सकता। पाकिस्तान की सियासत जब भी मुश्किल वक्त आए मुल्क छोड़ के चला जाए, वो पाकिस्तान के साथ कभी मुखलस नहीं हो सकता। हम जैसे लोग, मैं बात को कंक्लूड कर रहा हूं, जो असूल की बात है, जो मेरा मौजूद गुफ्तगू है उसको कंक्लूड कर रहा हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा यहाँ पे,
हम जैसे लोग, हम सहाफत के शोबे में से, हमारा सियासत वाला मामला नहीं होता, हम उस तरह से कुर्बानियां नहीं दे सकते। हम जैसे लोग मुश्किल तरीन हालात में जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद के तारीख के बदतरीन मार्शल्ला में उस मुल्क के अंदर मौजूद रहे, वहां रह के सहाफत की, वहां रह के मुकाबला किया, वहां रह के मारे खाई, तशद्दुद बर्दाश्त किए, मुल्क नहीं छोड़ा। हमने मुल्क नहीं छोड़ा, वहीं पे रहे, हर हालत में वहीं पे रहे। मेरे पे अक्टूबर 2017 में हमला हुआ। मैं आपको यकीन से बता रहा हूं, मुझे मेरे अदारे की तरफ से, जिस अदारे के साथ भी मैं काम करता था, मुझे क्लियरली कहा गया कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो हम आपको सपोर्ट करते हैं। जब मैंने इनकार किया तो मैं यहां तक कहा गया कि आप कुछ दिनों के लिए चले जाएं। मैंने इनकार किया। जो कहने वाले हैं वो भी मौजूद हैं, वो गवाह हैं, अगर वो कभी गवाही देना चाहें इस चीज की। मैंने इस चीज से इनकार किया कि मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ जर्नलिस्ट, आम जर्नलिस्ट के तौर पर मैं इस चीज के ऊपर तैयार नहीं था। फरवरी 2019 में मुझे 13-14 साल की नौकरी से हाथ धोना पड़े, तो मैंने उसके बाद भी पाकिस्तान नहीं छोड़ा, मैं वहीं खड़ा रहा। मैंने जनरल बाजवा, कमर जावेद बाजवा की बदतरीन मार्शल्ला का उस बदतरीन हालात में ओपनली खड़े होकर कहा ये गलत कर रहे हैं, ये चीजें गलत कर रहे हैं, ये सियासत के अंदर इनकी मुदाखलत गलत है। लेकिन जिस दिन नवाज शरीफ को डील करने का मौका मिला, उसने यकदम झपट्टा मारा और वो तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां, एक्शन, पर्चे, केसेस स्टार्ट करा दिए, जो कि किसी भी शोबे से मुंसलिक रहते हुए जमहूरी इक़्तिदार के लिए खड़े थे। और मेरे जैसे बंदे को तो पाकिस्तान छोड़ना उस वक्त पड़ा जब जनरल बाजवा और फैज हमीद का मार्शल्ला खत्म हो चुका था। ये वो वक्त था जब वो बैक एंड पे चले गए थे, जब उनका पूरा प्रोजेक्ट ही जो है वो बैक फायर कर गया था और उनकी पूरी जो स्ट्रीम थी, लेकिन फिर भी वो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे थे। मेरे इदारा जो मैंने कायम किया, उसको मेरे घर के अंदर, वहां पे आईएसआई ने रेड शुरू कर दिए, मेरे तमाम फाइनेंशियल स्ट्रीम्स काट दिए गए। उस हालात के अंदर अपने रोजगार के लिए मुझे छोड़ना पड़ा, लेकिन हम तो उस मुल्क के अंदर उस वक्त तक रहे, मुश्किल तरीन वक्त के अंदर रहे, हालांकि हमारा काम नहीं था, हम तो सियासतदान नहीं है। तो ये सियासतदान होते हुए एक शख्स जिसको 3 दफा वज़ीर आज़म बनाया, थोड़ी सी बात होती थी वो लंदन भाग जाता था। ये इनका था, सिर्फ मफाद परस्ती की सियासत। फौज से जो भी इख्तिलाफ सिर्फ कारोबारी इख्तिलाफ होता है इन लोगों का। और ये जो मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बदकिस्मती से डूब बनने को दिल करता है पाकिस्तानी होते हुए, कि इसी मुल्क के अंदर चंद साल पहले चीफ जस्टिस के ओहदे पे तैनाती कैसे होनी चाहिए उस हवाले से बाकायदा जंग हुई है और असूल मुतय्यन हुआ है कि सीनियर मोस्ट बनेगा, क्योंकि शरीफ फैमिली का जो है मफाद ये था। आज चंद सालों बाद क्योंकि शरीफ फैमिली का मफाद ये है कि सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस ना बने, तो वो असूल ही जो है वो बहा दिया गया। और आज हम देखते हैं कि सीनियर मोस्ट की बात को ही रद्द करके एक नया असूल बनाने के लिए चले हैं। बिल्कुल बनाइएगा, पार्लियामेंट खुद मुख्तार है, पार्लियामेंट सोवरियन है। हम जमहूरी लोग पार्लियामेंट की सोवरेनिटी का नारा मारते हैं, लेकिन पर्सनल स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस जो भी बन रहा है उनको बनने दें, उसके बाद जो भी है वो करें। शरीफ फैमिली के मफादात और इस नेक्सस जो है इस वक्त की फौजी क़यादत के साथ, ये पाकिस्तान के लिए तबाहकुन है। अगर ये आगे चला तो पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा। यकीनी तौर पर हर शोबे के अफराद को आगे आके इस नेक्सस के खिलाफ, शरीफ फैमिली के और जालिमों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। नाज़रीन, आपने वीलॉग देखा, आपका बहुत शुक्रिया। अगले वीलॉग में आपसे फिर से मुलाकात होती है।